बेसिक इंग्लिश क्लास में आप टेंसेस सीख रहे थे। तो टेंसेस में हमने तीनों पार्ट्स कर लिए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों के फर्स्ट पार्ट्स जो है इंडेफिनिट वाले यानी कि सिंपल वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको नहीं आता है तो उनको आप पहले देखें, सीखें और समझें, उसके बाद आप इस क्लास को कवर करें, इस क्लास को देखें और इस क्लास से आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें। अब टेंसेस देखने को तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब आप बनाने को बैठते हैं, जब आप हिंदी का जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करने को बैठते हैं तो आपसे नहीं बनता है वो इंग्लिश में सेंटेंस, नहीं कर पाते उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट। बेसिक है लेकिन आपकी जो पकड़ है वो थोड़ी ढीली रह जाती है, उसके आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली और इजी लेवल पे आप नहीं सीखते हैं। आप सीखते हैं जो लेवल है वो टफ पकड़ते हैं। आप इजी लेवल से शुरुआत करें, बेसिक से शुरुआत करें तो सब इजी लगता है। तो यहाँ पर हमने तीनों पार्ट्स कर लिए थे, क्या हेल्पिंग वर्ब है वो सीख लिया। तो आज हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ देखेंगे। आप कुछ भूल गए हैं, कॉन्सेप्ट एकदम समझ में नहीं आता है, आपने कई किताबें पढ़ी होगी ग्रामर की, उसके बाद भी आपको टेंसेस आज तक नहीं आए होंगे, तो यहाँ पर जो लेवल है वो इजी लेवल है। आप इसको समझें, सीखें और फिर प्रैक्टिस करें तो आप समझ पाएंगे। तो इसके थ्रू आप इंग्लिश की जो भी स्टोरीज़ है उनको आप क्लियरली हिंदी में समझ पाएंगे, अगर आपको टेंसेस की पहचान होगी, समय की पहचान होगी। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर कि तीनों के पार्ट्स कौन कौन से। इंडेफिनिट या सिंपल कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। ये नाम है, इसको आप याद कर लें, दोहराएं, रिपीट करें। कैसे दोहराएं, कैसे रिपीट करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, रिपीट करें, क्योंकि नाम ही कई लोगों को तो याद नहीं होते हैं, पता नहीं होता है कि क्या इंडेफिनिट है, क्या सिंपल है, क्या कंटिन्यूअस है। पहले नाम को क्लियर करें, नाम को याद कर लें। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे ना तो एक होगा सब्जेक्ट, एक होगी वर्ब, एक होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो भी अदर वर्ड होंगे ना वो एंड में आप इंक्लूड कर देंगे, तो ये तो आप धीरे धीरे समझते रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए। बेसिकली जो सब्जेक्ट होते हैं वो ये होते हैं कॉमन सब्जेक्ट, ठीक है, इनको आपको याद कर लेना है, ध्यान में रखना है। ही, शी, इट और नेम होगा, कोई भी नाम, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कॉमन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शुरुआती लेवल के सब्जेक्ट है, फिर आगे तो आप सीखते चले जाएंगे। फिर वर्ब है, कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी होती है, तो ये भी आपको आना चाहिए। कुछ वर्ब है, बेसिक वर्ब्स है ना, उनको आप याद कर ले, और जो भी टफ होगी, हार्ड होगी, वो तो आप धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। क्लियर हो गया, यहाँ तक ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैंने ऐसे ही आपको जनरली बताया है। यहाँ से चलते हैं हम इन तीनों टेंसेस के फर्स्ट पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में हमने ये सब सीखा, क्या सीखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, अब कहाँ पर एस या ई एस का यूज़ होता है, ये ऑलरेडी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है उसमें बता दिया है। आपको नहीं पता तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा, उसको देखें और फिर सीखें। एस और ई एस का यूज़ मैंने बताया है, कौन से वर्ब्स के साथ किस तरीके से हम एस या ई एस ऐड करेंगे, उसका जो ट्रिक है ना वो भी मैंने बताई है, या फिर कह सकते हैं आप रूल है ना, वो मैंने बताया है। फिर डू डज का यूज़ कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं वो मैंने बताया है, तो उसको भी देखें, सीखें। क्लियर है, दो हथियार है यहाँ पर हमारे पास, डू डज है और वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। सिर्फ हम एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस बनाएंगे ना तब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। डज और डू के साथ तो बिल्कुल नहीं लगेगा, नेगेटिव के साथ बिल्कुल नहीं लगेगा, इंटैरोगेटिव के साथ डू डज आ जाएगा तो नहीं लगेगा। क्लियर है, डू डज के साथ नहीं लगेगा, आपको ऐसे याद रखना है। एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आप लगा देंगे। क्लियर है, ये हमने सीख लिया ऑलरेडी, और डिटेल में देखना है तो आप एंड में जाएं और इस क्लास को, इस कॉन्सेप्ट को उस क्लास के थ्रू क्लियर करें। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर दो ही चीज़ है यहाँ पर, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, सिर्फ सिंपल
सेंटेंस बनाएंगे सिर्फ जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। डिड का यूज़ हो जाएगा, वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। याद रखें, डिड का यूज़ होगा, वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ ओनली हम करेंगे जब हम एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाएंगे, तभी करेंगे। हो गया यहाँ तक। डू डज का इस्तेमाल, डिड का इस्तेमाल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल, वर्ब के साथ एस या एस कब लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कब करते हैं। अभी भी क्लियर नहीं है तो आप एंड में जाएं, ये वाले आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देखें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। नेक्स्ट यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल का यूज़ करेंगे हम सिंपल फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। रिपीट करें, सिंपल फ्यूचर टेंस पहला पार्ट है ये फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप कुछ भी याद कर लें जो आपको सुटेबल लगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस याद कर लें इसका नाम, या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रिपीट करें इसको और याद कर लें इस नाम को। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, सिर्फ हम विल का इस्तेमाल करेंगे और वाक्य बनाएंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पर विल का यूज़ होगा फ्यूचर में। फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, अभी सेकंड पार्ट में हम नहीं गए हैं। 4 पार्ट्स हैं ना टेंसेस के, हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे ही हैं, इंडेफिनिट वाले पे। डिड का यूज़ होगा और यहाँ पर डू डज का यूज़ होगा। तो ये मेन जो वेपन्स है, मेन जो हथियार है, मुख्य हथियार है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ और उनको हम करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट। सबसे पहले एफर्मेटिव है, जैसे कि वह खेलता है। आपको पता चल गया यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल नहीं है, ना ही कोई प्रश्न किया गया है, क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो आप समझ जाएंगे एफर्मेटिव है। फिर इसकी एंडिंग देखेंगे, ता है से हो रही है, यानी कि ये प्रेजेंट का ही सेंटेंस है और प्रेजेंट का पहला पार्ट है इंडेफिनिट, उसका है। तो सबसे पहला काम है आपको सेंटेंस को पहचानना, सेंटेंस कौन से टेंस का है। उसने खेला, नेगेटिव नहीं है क्योंकि नॉट का इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर, और ना ही कोई प्रश्न किया गया है, यानी क्या से इस वाक्य की शुरुआत नहीं हुई है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। ऐसे पहचान सकते हैं आप इंटरोगेटिव को, प्रश्नवाचक वाक्य को। फिर यहाँ पर आ का सेंस आ रहा है, खेला, आ से वाक्य की एंडिंग हो रही है। जैसे मैंने बोला ना, खेला, खेला, खाया, पिया, गाया, नाचा, इस तरीके से ये सारी एंडिंग होती है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। तो ये भी आप समझ गए कि पास्ट का ही है और पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। फिर आप ये देखेंगे, वह खेलेगा, गा का सेंस है तो आप समझेंगे फ्यूचर है। ना तो नॉट का इस्तेमाल है, नहीं का इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर, ना ही कोई प्रश्न किया गया है यहाँ से, क्या से शुरुआत नहीं हो रही है वाक्य की, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है वो है किसका, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी सिंपल सेंटेंस बनाना है यहाँ पर, एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है यहाँ पर आपको। चलिए अब सेंटेंस बनाना देख लेते हैं। वह खेलता है, तो वह खेलता है, ही आएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर ही प्ले आप नहीं लिखेंगे, ही प्ले, ही प्लेज लिखेंगे। अब क्यों यहाँ पर एस लगा है और क्यों ई एस लगता है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, जैसे पहले ही बताया है। पहले आप उस वीडियो को देखें, वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। फिर यहाँ पर है वह खेला या उसने खेला, कुछ भी बोल सकते हैं। वह खेला थोड़ा अटपटा लग रहा है तो आपने बोला उसने खेला, तो ही लिखेंगे और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, वहाँ पर आपको ख्याल रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ही प्लेड, ही प्लेड। नेक्स्ट है वह खेलेगा, एफर्मेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो ही फिर विल लिखेंगे, फिर प्ले लिखेंगे, ही विल प्ले, ही विल प्ले। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं उनकी तरफ। वह नहीं खेलता है, आप समझ गए कि नहीं का सेंस आ रहा है और ता है से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो ये नेगेटिव तो है, और नेगेटिव भी किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि ता है से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो वह नहीं खेलता। क्लियर है, यहाँ पर पहचान लेंगे ऐसे। फिर उसने नहीं खेला, आ से एंडिंग हो रही है और नहीं है, नेगेटिव है, तो आ से एंडिंग होने वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और उसी का नेगेटिव सेंटेंस है। अब वह नहीं खेलेगा, नहीं है, और गा से एंडिंग हो रही है तो फ्यूचर का है, और फ्यूचर का भी कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, और उसका है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब इनको ट्रांसलेट कर ले, तो नेगेटिव में आपको पता चल गया, इसमें तो आप करेंगे डू या डज नॉट का यूज़, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट को देखेंगे उसके अनुसार करेंगे। नहीं पता है अभी भी कौन से सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज़ करते हैं,
कौन से सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज़ करते हैं, तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। पहले एंडिंग में आपको वो क्लास मिल जाएगी जहाँ पर डू डज का यूज़ मैंने बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसको देखें और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। यहाँ पर नहीं है, यानी कि पास्ट वाले में तो पास्ट में डिड नॉट का यूज़ करेंगे, एक ही है, सभी सब्जेक्ट के साथ आप डिड नॉट का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर है फ्यूचर, तो फ्यूचर में विल के साथ आप नॉट का यूज़ करेंगे। अब हम सेंटेंस देखेंगे इंग्लिश के। वह नहीं खेलता है तो ही डज नॉट, ही के साथ हम डज लिखते हैं, ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले। वह नहीं, उसने नहीं खेला, उसने नहीं खेला तो ही डिड नॉट प्ले, ही डिड नॉट प्ले। वह नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले, ही विल नॉट प्ले। तो सभी में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर डज नॉट का यूज़ किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ किया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर विल नॉट का यूज़ किया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर प्ले 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 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, मेन वर्ब है ये। क्लियर हो गया। ऐसे ही ढेरों एग्जाम्पल्स ले और आप उनको ट्रांसलेट करें इसी तरीके से, इसी पैटर्न में। नेक्स्ट अब चलते हैं हम आगे सेंटेंसेस की तरफ। क्या वह खेलता है, अब ये भी क्या से शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, ये तो आपको कंफर्म हो गया क्या से शुरू हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है विल, डज, डू, डिड। इनको हम स्टार्टिंग में रख के ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं और इनका जो आंसर होता है, जवाब होता है, जो उत्तर होता है वो हाँ या ना में दिया जाता है। इनको यस नो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। क्लियर है। क्या वह खेलता है, ता है से आप समझ गए इंटरोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। खेला, आ के साउंड से आप समझ गए कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। गा से आप समझ गए कि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अब इनको हम कर लेंगे ट्रांसलेट इनकी हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल से। पहला है क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। डज के बाद, डिड के बाद, विल के बाद यानी जो हेल्पिंग वर्ब है ना उनके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे तीनों में ही। ये तो आपको क्लियर हो गया। क्या उसने खेला, डिड ही प्ले, डिड ही प्ले, डिड ही प्ले, क्या उसने खेला। क्या वह खेलेगा, विल ही प्ले, विल ही प्ले, विल ही प्ले। इस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना लेंगे। क्लियर है। इनको इसी तरीके से कंपेयर करके आप बनाएं तो समझना और लिखना, पहचानना, इनको ट्रांसलेट करना बहुत इजी हो जाता है। आपको ऐसे बुक्स में ट्रांसलेट करने को बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसलेशन बता दिया है, तो इस तरीके से अगर आप टेंसेस के बारे में जान जाएंगे तो आप ट्रांसलेशन भी ईजी तरीके से कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए डू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, डज का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, कहाँ पर हम डिड लिखेंगे, कहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे। अब ये आपको इनका यूज़ आना चाहिए। इनका यूज़ नहीं आता है तो मैंने पहले ही बताया आपको, ये ऑलरेडी मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने बता दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, कहाँ पर एस या यस लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, कहाँ पर डिड का यूज़ करते हैं। तो आप पहले उनको समझ लें, फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये पहला जो पार्ट है ना तीनों टेंसेस का, आपको एकदम समझ में आ गया है। आप कम से कम थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स तो इनके करें, एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आज की क्लास में बस इतना ही।